हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। उससे रिलेटेड क्या हम लोग सॉल्व कर रहे थे? एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जो हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया, जो कंटेंट पढ़ा है। देखते हैं उससे आप लोगों को कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, और जिसमें कि एक साइड पे बोली है और दूसरे साइड पे उससे रिलेटेड जो क्षेत्र है वो दिया हुआ है। तो बांगरू बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो देखिए, बांगरू बोली जाती है रोहतक में। कहाँ बोली जाती है? रोहतक में। उसके बाद भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? छपरा में। और फिर देखिए कुमाऊनी, तो जो कुमाऊनी है वो बोली जाती है अल्मोड़ा में। और खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? मेरठ में। याद रखिएगा, खड़ी खड़ी बोली जो है वो मेरठ में बोली जाती है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में मागधी से संबंधित कौन से सही है कथन। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार में प्रचलित थी, तो ये बात सही है। फिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश जो है मागधी में दिए, तो मैंने आपको बताया है कि महावीर स्वामी ने प्राकृत में अपने धर्मोपदेश दिए थे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ये दूसरा वाला गलत हो गया। अगर दूसरा गलत हो जाएगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, बचा ये और ये। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखिए अश्वघोष के नाटकों को मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है कि अश्वघोष के जो नाटक थे उसमें मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो ये सही हो जाएगा। एक और तीन किस में है? इसमें। ठीक है, एक और तीन, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है, आयो गोष्ठ बड़ो व्यापारी लादी खेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी। उक्त पंक्तियां किस बोली में लिखी गई है? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा में लिखी गई है। फिर उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की है? तो जो है नय कुमार चरियु और भविष्यत कथा, ये जो है ना भविष्यत कथा, ये भी क्या है? अपभ्रंश काल की है। यानी एक और चार जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए लिखा, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं कौन सी है? तो याद रखिए, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई जो भाषाएं हैं वो है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लहंदा, लहंदा जो है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। उसके बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत कौन सा था? ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से रिलेटेड है, न कि मध्यकालीन। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो ये गलत हो जाएगा। पाली हो जाएगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, सही है। और मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिए, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ये भी लास्ट ईयर सीजी सेट में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिए, पहले ऋग्वेद है, फिर त्रिपिटक है, फिर प्राकृत प्रकाश है, फिर जैन ग्रंथ आगम है। फिर देखिए, साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं और बोलियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहले अपभ्रंश है, फिर ब्रज भाषा है, फिर अवधी है, फिर खड़ी बोली है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद अवधी भाषा के लेखक नहीं है, याद रखिए ये सही नहीं है। स्वयंभू अपभ्रंश के हैं, मोगलान पाली के हैं, सूरदास जी ब्रज भाषा के हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी अवधी के नहीं है। अवधी के कौन है? तुलसीदास जी हैं। अब देखिए, यहाँ मैच द कॉलम है जिसमें एक साइड पे आधुनिक भाषा दिया हुआ है और दूसरे पर उसके क्षेत्रीय स्वरूप दिए हुए हैं। जिसमें असमिया लिखा है, असमिया का क्या हो जाएगा? मागधी। राजस्थानी का क्या हो जाएगा? सौर सैनी। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है थ्योरी क्लासेस में, आप लोगों ने नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर देखिए लिखा है लहंदा, लहंदा हो जाएगा ब्राचड़ पैसाची। उसके बाद हो जाएगा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी हो जाएगा अर्धमागधी। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, सुमेलित कीजिए, कवि और साहित्यकार दिया हुआ है, एक साइड पे रचना दिया हुआ है, तो याद रखिए रुद्रदास, रुद्रदास का हो जाएगा चंद्रलेखा। उसके बाद है विशाख दत्त, विशाख दत्त का हो जाएगा मुद्रा राक्षस। उसके बाद देखिए अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान का क्या हो जाएगा? संदेश राशक। उसके बाद देखिए धनपाल, धनपाल का क्या हो जाएगा? भविष्यत कथा या भविष्यत कहा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए मैच द कॉलम है, एक साइड पे काव्य भाषा है, दूसरे पर रचनाएं हैं। जैसे अपभ्रंश, अपभ्रंश का जो रचना है वो हो जाएगा श्रावकाचार। फिर उसके बाद है लौकिक संस्कृत में रचना, देखिए महाभारत लौकिक संस्कृत की रचना है। उसके बाद देखिए खड़ी बोली, खड़ी बोली में है कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा जयशंकर प्रसाद जी का है। उसके बाद देखिए ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में कौन सी हो जाएगी? सुजान सागर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जिसमें एक साइड पर दिया हुआ है काव्य पंक्ति और दूसरे पर दिया हुआ है भाषा। तो जिसमें लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि भोरे भोर अयल छी धड़ी। बताइए ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? बिल्कुल सही, ये लिखा हुआ है मैथिली में। मैथिली भाषा में एक चीज़ है, इसमें छी का जो प्रयोग है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ये जो लिखा है ना, आपको समझाने के लिए एक निमोनिक्स बता दे रही हूँ, जहाँ पर भी ऐसे छी वर्ण का यूज़ होगा वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वो मैथिली होगा। फिर है बैठ शिला की शीतल छां, तो ये पढ़ने से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये खड़ी बोली है। फिर उसके बाद है या आगे रस कथा प्रकाशो। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बेसिकली ये जो सौ और इस तरीके पर जो अंत होता है वो होता है ब्रज भाषा में। फिर उसके बाद देखिए लिखा है भोग भोज जसमाना, जस से आपको पता चल रहा होगा ये अवधि है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा एक कॉपी बना लीजिए और उसमें नोट डाउन करते रहिए छोटे छोटे फैक्ट जो आपको लास्ट डे रिवीजन में काम आएंगे। अब देखिए सुमेलित कीजिए, एक साइड पे बोली है, दूसरे साइड पे क्या है? क्षेत्र है। बताइए बुंदेली कहाँ बोला जाता है? तो बुंदेली बोला जाता है झांसी और जालौन में। आप लोगों ने सुना भी होगा, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो याद रखिए यही वाला बुंदेली बोली है। ठीक है, और जो बुंदेली बोलते हैं उसे बोलते हैं बुंदेलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा झांसी और जालौन। दूसरा है अवधि, अवधि बोला जाता है लखीमपुर खीरी और फैजाबाद में। फिर उसके बाद देखिए मारवाड़ी, मारवाड़ी बोला जाता है किशनगढ़ एवं सिरोही में। मारवाड़ी कहाँ बोला जाता है? किशनगढ़ एवं सिरोही में। ब्रज भाषा कहाँ पर बोला जाता है बताइए? ब्रज भाषा बोला जाता है आगरा और मथुरा में। अब देखिए सुमेलित कीजिए, एक साइड पे बोली है, दूसरे साइड पर रचनाकार है। बताइए मैथिली जो है वो कहाँ बोली जाती है बताइए? तो मैथिली बोली के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो मैथिली बोली के जो रचनाकार हैं वह हैं यात्री। यात्री उपनाम से कौन रचनाएं लिखते थे बताइए? मैंने आपको पढ़ाया है। यात्री उपनाम से कौन रचनाएं लिखते थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये किसी का उपनाम है, बताइएगा किसका है। ठीक है, अब देखिए अवधि, अवधि बोली के जो रचनाकार है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। फिर राजस्थानी, राजस्थानी बोली के रचनाकार हैं कुशल राय वाचक। फिर भोजपुरी के कौन है? धरणी दास। कौन है? धरणी दास। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एक तरफ पर कथन है, दूसरे पर विद्वान है। जैसे लिखा है ना, इन्होंने अपभ्रंश को अभिराधी कहा। बताइए किसने जो अपभ्रंश है उसको अभिराधी कहा था? दंडी ने कहा था अपभ्रंश को अभिराधी। फिर है इन्होंने अपभ्रंश को देशी नाममाला में शामिल किया। किसने देशी नाममाला में शामिल किया था? आचार्य हेमचंद्र। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसके बाद देखिए इनके अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश मध्य देश के अलावा बंगाल में भी काव्य भाषा के रूप में जो है वो प्रयुक्त हुई थी। तो ये है सुनीति कुमार चटर्जी, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राजस्थानी हिंदी, ये युग्म सही नहीं है। राजस्थानी हिंदी ब्राह्मण अपभ्रंश से नहीं बल्कि सौरसेनी अपभ्रंश से ली गई है। कौन से अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से ली गई है। और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश सही है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी प्राकृत और पहाड़ी हिंदी खास प्राकृत और राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक तरफ वाक्य है और दूसरी तरफ बोली है। मेरे कुघर
जाने को दिल बोरा रहा, तो ये हो जाएगा दक्षिणी। ठीक है। फिर है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, ये हो जाएगा भोजपुरी। हमरी छाती पर दंड करे राजा प्रजा और साह चोर, ये हो जाएगा अवधी। फिर उसके बाद है ओको बड़ो छोरो खेत में थो, ये हो जाएगा मालवी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक तरफ बोली है और दूसरी तरफ क्षेत्र है, जैसे गढ़वाली। गढ़वाली कौन से क्षेत्र में? टिहरी की बोली है। फिर है कुमाऊनी, कुमाऊनी जो है वो बागेश्वर। उसके पश्चात है अवधी, अवधी का हो जाएगा अयोध्या। और फिर उसके बाद है भोजपुरी, भोजपुरी का हो जाएगा वाराणसी में बोला जाता है भोजपुरी। आपको पता होना चाहिए यूपी के क्षेत्र में भोजपुरी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, बिहार से भी ज़्यादा। फिर देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ बोली दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। देखिए हड़ौती, हड़ौती जो है वो राजस्थान क्षेत्र की बोली है। बघेली कहाँ की है? मध्य प्रदेश की बोली है। गढ़वाली उत्तराखंड की बोली है। कन्नौजी कहाँ की बोली है? उत्तर प्रदेश की बोली है। कन्नौजी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। अब देखिए लिखा है पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम क्या है? तो पहले मैथिली है, फिर अवधी है, फिर ब्रज है, फिर हरियाणवी है। याद रखिएगा इसको। अगर हम ऐसे जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, मैथिली यहाँ बिहार में बोली जाती है, अवधी यूपी में बोली जाती है, फिर ब्रज मान लीजिए ये बीच वाला जो क्षेत्र है ब्रज, हरियाणा आपका यहाँ है। ठीक है, इस तरीके से आप मैप से समझ सकते हैं। फिर देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही क्रम क्या है? अब पश्चिम से पूर्व की ओर जाइए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पंजाब मिलेगा, फिर कौरवी, फिर अवधी यहाँ मिलेगा यूपी में, फिर भोजपुरी वही बिहार में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है सुमेलित कीजिए, एक तरफ पर क्या लिखा हुआ है? क्षेत्र, दूसरे तरफ पर बोली लिखी हुई। आइए मिला लेते हैं। झांसी, झांसी में बुंदेली बोली जाती है, मैंने पहले पढ़ाया है। रोहतक, रोहतक में हरियाणवी। सीतापुर में अवधी। उसके बाद बलिया, बलिया में क्या? भोजपुरी। यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित बोलियों को उत्तर से यानी नॉर्थ से साउथ की ओर ले जाना है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो ये हो जाएगा बांगरू, बुंदेली, मालवी और मैथिली। अब देखिए क्षेत्र और बोली, तो मधुबनी, मधुबनी ये हो जाएगा मैथिली से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है नैनीताल, नैनीताल इज रिलेटेड विद द कुमाऊनी, क्योंकि नैनीताल थोड़ा पहाड़ी इलाकों में आ जाती है ना, इसीलिए। फिर उसके बाद है भिलवाड़ा, भिलवाड़ा में मेवाती जो कि राजस्थानी की बोली है। फिर उसके बाद है झालावाड़, झालावाड़ में कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्र है और बोली रिलेटेड है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला इंदौर, इंदौर में मालवी, क्योंकि इंदौर आपका बेसिकली ये मध्य भारत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आता है। फिर देखिए हमीरपुर, हमीरपुर में हो जाएगा बुंदेली। हरदोई, हरदोई हो जाएगा कन्नौजी में। पिथौरागढ़ में हो जाएगा कुमाऊनी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा आय भुजबंध दय उद्धव सखा के कंठ डगमग पाए मग धर धराए है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले तो ये ब्रज भाषा की है, सही है। और इन पंक्तियों के जो रचनाकार है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। यानी 1 और 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब देखिए लिखा है अवधि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो देखिए अवधि में जो ए और ओ का उच्चारण जो होता है वो ऐ और औ होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर अवधि के विशेषण मूल रूप से आकारांत होते हैं। फिर उसके बाद है कि अवधि में संबंध कारक के लिए से का प्रयोग होता है, ये गलत है। आसई, आसो, ना अवधि में अवयव के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए लिखा निम्नलिखित में से कौन उर्दू के प्रसिद्ध लेखक एवं शायर नहीं है? बताइए कौन नहीं है उर्दू के प्रसिद्ध लेखक और शायर? तो गुलाम अली नहीं है और शाह मिराजी नहीं है, ये दोनों नहीं है। यानी कि कौन सा हो जाएगा? नहीं है पूछेगा तो 1 और 4 नहीं है, और अगर पूछता है तो जफर और गालिब, ये उर्दू के प्रसिद्ध लेखक और शायर है, जफर और गालिब। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? सबसे पहला हो जाएगा कि राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 में बिल्कुल सही है। फिर है
92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 2004 में 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोगरी ये सब जोड़ी गई थी, तो ये बात सही नहीं है। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का जो कार्य है वो राज्य की राजभाषा में या हिंदी या अंग्रेजी में होगा, बिल्कुल सही। फिर है राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन से हिंदी के संचार माध्यम है, तो हिंदी के संचार माध्यम में इंटरनेट हो जाएगा, बॉलीवुड हो जाएगा, बॉलीवुड की बहुत से ऐसी मूवी होंगे, फिल्मों में बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी में बहुत से स्टोरी को नरेट किया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताओं में पहला है देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। फिर उसके बाद है देवनागरी लिपि में मुख वर्ण की समस्या नहीं होती है, जैसे कि इसमें ये रोमन लिपि में होती है। फिर उसके बाद हो जाएगा देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए देवनागरी लिपि के मानकीकरण से संबंधित कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, तो देखिए पंचमाक्षरों के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर संयुक्त वर्णों का प्रयोग जो है वो ज्यों का त्यों होना चाहिए, दोनों सही है। फिर शिरोरेखा का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, ये चीज सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले नय कुमार चरयू पुष्पदंत की रचना है, तो गलत हो जाएगा। ये रचना है स्वयंभू की, किसकी है, स्वयंभू की। सॉरी यहाँ पे लिखा है सही नहीं है ना, तो हाँ नय कुमार चरयू जो है वो पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत एक शैव थे, सही है। धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कथा की रचना की है, ये भी सही है। लिखा है धनपाल अपभ्रंश के दूसरे प्रमुख कवि थे, ये गलत है, तीसरे प्रमुख कवि थे। पहले थे स्वयंभू, दूसरे थे पुष्पदंत और तीसरे थे धनपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए लिखा है इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। लिखा है तो मैथिली आती है, मगही आती है, भोजपुरी आती है, नहीं आती है तो छत्तीसगढ़ी। फिर देखिए निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। जैसे देखिए पश्चिमी पहाड़ी शिमला हो जाएगा, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा हमारा बेसिकली गाजीपुर, और मगही पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे एकदम जरूर से जरूर याद रखिएगा। अब देखिए लिखा है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली मगही नहीं है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही। आप लोगों ने देखा भी होगा, जितने भी आप गद्यांश वगैरह पढ़ते हैं जनरली क्या होता है वो खड़ी बोली में होता है। फिर देखिए दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है खड़ी बोली का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटेंस है, ये गलत है। कुछ मात्रा में तो अवश्य होगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे। फिर देखिए ये बोली और क्षेत्रों को मैच करना है, तो सबसे पहले है खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारा बिजनौर में बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए ब्रज भाषा याद रखिएगा आगरा में बोला जाता है। उसके बाद याद रखिए बांगरू करनाल में, अवधी बोला जाता है सुल्तानपुर में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है भाषा और उसकी रचना। जैसे अवहट की रचना है कीर्तिलता, ब्रज भाषा की रचना है भंवर गीत। उसके पश्चात अवधि की जो रचना है वो है मधुमालती। खड़ी बोली की रचना है प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ये छोटे छोटे फैक्ट्स और क्वेश्चन जो है वो याद रखिएगा। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, तो गुजराती का विकास। उसके बाद है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। सबसे पहले कीर्तिलता, फिर भक्तमाल, फिर छिताई वार्ता और उसके बाद है चित्रावली। अब देखिए कथन एक में है कि हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है, ये सही है। फिर है कारण में क्या दिया हुआ है, क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है, यानी ये भी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए ईशा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा,
ये हो जाएगा 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लिखा है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो ये हो जाएगा स्वयंभू, पुष्पदंत, अर्धमाण और हेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए लिखा है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति के साधकों के पद एवं राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के, ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो ये रहा अवधी। अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। फिर है दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है, ये हो जाएगा अपभ्रंश भाषा का छंद है। फिर देखिए संदेश डऊ सवितरथ हऊ कड़हड़ आत्मसत, और लिखा है कि भन पिय इक्कती बिलैड़ी बेवी समाना हत। उपरोक्त दोहा किसका है, तो यह अब्दुल रहमान का दोहा है। देखिए लिखा है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। फिर हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है, अवधी में है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म, तो खड़ी बोली और बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, यहाँ पर आती है। देखिए लिखा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, तो ये हो जाएगा बघेली, ऑप्शन नंबर बी बघेली। फिर है निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टतम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया, 8वीं सूची में सम्मिलित छत्तीसगढ़ी को नहीं किया गया है, याद रखिएगा। पुष्पदंत की प्रबंध रचना का नाम है नय कुमार चरियू, ये हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे। फिर देखिए इनमें से कौन सी बोली आकार बहुल्य नहीं है, तो खड़ी बोली जो है वो आकार बहुल्य नहीं है। अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्धमागधी से हुआ है। और पूर्वी हिंदी का भी विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी से। इनमें से किसको संविधान की अष्टतम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया, तो याद रखिए ब्रज को अष्टतम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी मैथिली, असमिया, डोगरी इसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। फिर देखिए विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा पाली। उसके बाद है अर्धमाड़ की रचना है, ये हो जाएगा संदेश राशक। उसके बाद देखिए भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है, ये हो जाएगा सियोयन। सियोयन जो है ये भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। अब देखिए मैथिली का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, तो मैथिली का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। कौन सा है, वर्ण रत्नाकर। उसके बाद है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, ये हो जाएगा मराठी। अब देखिए हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है, तो याद रखिए हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला था, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए है, और जिसमें जो आप लोग बेसिकली बताएंगे ही बताएंगे, कमेंट करेंगे, आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। दोहा या दूहा किस भाषा का छंद है, बताइएगा किस भाषा का शब्द है, बताइएगा इसको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।